चलो तो देखो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट और सेकंड डे में जो भी क्वेश्चन पोस्ट किए गए उसके आंसर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, फिर से उसका जवाब देंगे। तो ये दो दिनों के क्वेश्चंस का क्लैरिफिकेशन है, डिस्कशन है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूछा गया था कि आप वैक्यूम का स्पेलिंग सही कीजिए। इसमें बहुत सारा होता है कन्फ्यूजन, और जब भी पूछा जाए तो नॉर्मली टिक लगाया जाता है, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये, इसमें। लेकिन ये नहीं होता। वो अक्सर लगता है कि डबल सी होना चाहिए, भैकम 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 करके लोग बोलते भी हैं, लेकिन वो नहीं होता। सही ऑप्शन है VACWUM। बहुत कम आपको गिने चुने वर्ड मिलेंगे जहाँ पे यू डबल होता है, तो उन्हीं गिने चुने रेयर वर्ड्स में से वैक्यूम एक है, और असल में इसका साउंड भी होता है वैक्यूम। ठीक, चलिए इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखिए बड़ा अच्छा सा एक स्लोगन टाइप का आप इसे समझ सकते हैं, ये भी शेयर किया गया था, ज़रा इसको भी समझ लें। वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। सीधा सीधा इसका जो मकसद है, शो ऑफ को टारगेट करता है। जैसे कि समझिए मीनिंग, हम चीज़ें खरीदते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं। ये तब होता है जब आप बिना प्लान किए बाज़ार जाते हैं और जो अच्छा लगा दिखा खरीद लिए, खास करके मॉल वगैरह में। तो हम चीज़ें खरीदते हैं जो हम चाहते नहीं खरीदना, उस पैसे से जो हमारा होता नहीं या हमारे पास नहीं होता। तो जब आपके पास पैसा नहीं तो आप कैसे खरीद रहे हैं? ऑफ कोर्स EMI, क्रेडिट कार्ड्स, बहुत सारे ऑप्शन आजकल अवेलेबल हैं। टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। और हम ये खरीद किसके ले रहे हैं? वैसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें एक्चुअल में हम पसंद भी नहीं करते, या जिन्हें हम जानते भी नहीं। तो अब देखो, ये सारे करने का फल हमें क्या मिला? ये सारे करने का हमें क्या फल मिला? कि हम चीज़ें खरीद रहे हैं, चाहते ही नहीं हम। पैसा हमारा नहीं है। लोग जिनको इम्प्रेस करना चाहते हैं उन्हें भी हम नहीं जानते। तो कुल मिला के भाई मिला क्या? कुछ तो नहीं। बस शो ऑफ करने के चक्कर में हम ये सारे उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं। इसीलिए इसको पोस्ट किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं अगले पे। अब यहाँ देखिए है आपका कंडीशनल वाला सवाल, कि वो कहावत है ना कि अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से पाओगे। तो यहाँ देखो ज़रा, ये हमारा कंडीशनल वन है। तो कंडीशनल वन में प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है कम्बिनेशन, या कभी कभी प्रेजेंट और प्रेजेंट का होता है। अब पास्ट टेंस कैसे आएगा? पहले ही कट गया। यू के साथ प्लांट्स कौन लगाता है? ये भी गलत हो गया। इसमें कोई कंडीशन का नामो निशान ही नहीं है, इसीलिए ये भी कट गया। फिर कहोगे ये कौन सा ठीक लग रहा है, यहाँ कौन सा कंडीशन है? तो ये शुड जब सेंटेंस के शुरू में आता है तो ये भी शर्त की बात करता है। शुड यू प्लांट अ बबूल ट्री का मतलब हो गया, सीधा समझो कि ये शुड की जगह पर आप इफ़ लिख सकते हैं बड़े आराम से, यानी कि इफ़ यू प्लांट अ बबूल ट्री। और अब तो बिल्कुल ठीक लगेगा कि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको आम नहीं मिलेगा। तो ये था सही जवाब, जहाँ पर हम बबूल को चुनेंगे। फिर से अगले पे आते हैं। अब देखिए, ये आज कुछ क्वेश्चन पोस्ट किया गया था स्पेशली, जहाँ पे मकसद था पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेवल चेक किया जाए, वो भी बेसिक नॉलेज, कि आपको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने आता है कि नहीं, उसका फंक्शन याद है कि नहीं। तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन था, डिटरमिनर्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ रख सकते हैं? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, डिटरमिनर कोई भी आप पकड़ो, उसके बाद आपको नाउन लिखना है, क्योंकि उसका काम ही है कि वो जब आता है तो इंडिकेशन है कि आगे नाउन आ रहा है। अब जैसे ही आगे नाउन आएगा तो नाउन के बारे में कुछ तो ये बताएगा,
और जो नाउन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए बड़े ही सामान्य अंदाज में डिटर्मिनर्स एक एडजेक्टिव हो गए, बाकी ये तीनों में से और किसी के साथ नहीं जाएंगे। फिर से अगले की तरफ चलते हैं और यहाँ पे अब पूछा गया कि आप दो प्रेपोजिशन को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे। तो सीधी बात है, आप याद रखो जोड़, ये देखो इसको लिख भी दें हम, जोड़, ये प्लस का साइन, और प्लस का साइन मतलब यहाँ पर हो गया कंजंक्शन। बस दो प्रेपोजिशन को जोड़ना है तो कंजंक्शन लगाना है, दो नाउन को जोड़ना है कंजंक्शन लगाना है, दो एडजेक्टिव को जोड़ना है कंजंक्शन लगाना है, तो किसी को भी जोड़ना है कंजंक्शन लगाएंगे। सिंपल डेफिनीशन है, बाकी सब ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। फिर से आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। यहाँ कह रहा है इंटरेस्टिंग स्टोरीज में क्या लगता है आपको, क्या है इंटरेस्टिंग। तो सोचो, स्टोरीज हो गई कहानी, कैसी कहानी, तो रोचक कहानी। बस जैसे काली गाय, उजली बिल्ली, पके फल, ये सब में शुरू में जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो एडजेक्टिव है, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव है। एकदम देखिए सही टिक लगा हुआ है। फिर से आगे बढ़ेंगे हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी लग सकता है, लेकिन फंक्शन याद हो तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कि हिली एरिया में कोई सड़क, लिखा है स्नेक्स इन अ पजलिंग वे। यहाँ पे स्नेक्स क्या है, अब नॉर्मल सेंस में तो स्नेक्स मतलब लगेगा ढेर सारा सांप है, लेकिन आप जब सांप का मीनिंग लोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, स्पष्ट नहीं होगा सेंटेंस। एक्चुअल में जैसे सांप चलता है ना, उस चलने के एक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे स्नेक का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि सड़क भी सांप की तरह ही घूमते हुए चल रही है, यानी कि यहाँ पर तो एक्शन की बात हो रही है, और एक्शन कौन दिखाता है, वर्ब, इसलिए सही आंसर हुआ वर्ब। फिर हम उसके बाद अगले की तरफ चलेंगे और यहाँ पूछ रहा है कि कौन है जो लगभग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है। तो सीधा समझिए, इंटरजेक्शन के बस से बाहर की बात है क्वालिफाई करना। ये तो कंजंक्शन भी नहीं लिखा है, यूँ ही आपको उल्लू बनाया गया, और कंजंक्शन क्वालिफाई करता भी नहीं है। एडजेक्टिव जो है ये बस दो ही चीज़ को क्वालिफाई करता है, एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। तो हमारे पास क्या बचा, एडवर्ब। और अगर स्पष्ट तौर पे कहा जाए तो एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिफाई तो करता ही है, अपना भी क्वालिफाई कर लेता है ये। इसके अलावा ये समझिए कि वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, यहाँ तक कि समूचे वाक्य की भी विशेषता बता सकता है। तो जब इतना सारा काम कर सकता है तो हो गया ना ऑलमोस्ट ऑल। इसीलिए कहा गया था कौन है जो लगभग लगभग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बता सके, तो वो आएगा एडवर्ब। राइट चॉइस। फिर से देखियो अगले पे चलते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा है इसमें से कौन कंजंक्शन नहीं है। तो कंजंक्शन नहीं है के लिए देखो सबसे पहले कंजंक्शन जो, अच्छा कंजंक्शन नहीं, इंटरजेक्शन है, सॉरी, इंटरजेक्शन खोजना है। तो इंटरजेक्शन एक्सट्रीम इमोशन को दिखाता है, खास इमोशन को। तो हेलो बोल के हम किसी का ध्यान खींचते हैं, आउच कष्ट होने पे बोलते हैं, वाव आश्चर्य होने पे बोलते हैं, शट अप ये एक वर्ड तो है ही नहीं, ये तो एक वाक्य है, ठीक है, और ऑफ कोर्स गुस्सा होने पे बोलते हैं। तो ये वर्ड नहीं है, इसीलिए इसको हम एक वर्ड में कैसे कह सकते हैं, कंजंक्शन हुआ। जैसे आप किसी सेंटेंस को थोड़ी बोलोगे कि ये नाउन है, या किसी सेंटेंस को थोड़ी कह दोगे कि ये वर्ब है, नहीं बोल सकते। तो वैसे ही आप इस सेंटेंस को इंटरजेक्शन कैसे कह सकते हो। तो शटअप ही इंटरजेक्शन नहीं है, ये बेसिकली एक सेंटेंस है। फिर से आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ,
जहाँ पे पूछ दिया है कि अब इसमें से प्रोनाउन नहीं है वो खोज के बताओ। प्रोनाउन नहीं है, तो जो प्रोनाउन नहीं है जाहिर है वो प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। देखो सच जो है आप लिख सकते हो सच इज माई विलेज, माने ऐसा है मेरा गांव, तो सच के साथ आप इज लगा सकते हो, सच इज माई विलेज। उसी तरह कह सकते हैं मच इज नीडेड या रिक्वायर्ड, माने बहुत चीज़ की ज़रूरत है। उसी तरह ईच इज गिल्टी, 2 4 5 लोग हैं और उसमें से सब का सब कुछ ना कुछ खुराफात किया है, तो कह सकते हैं ईच इज़ गिल्टी। लेकिन अब सोच के देखो, क्या आप एवरी इज़ गिल्टी उसी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं क्या? एवरी इज़ गिल्टी होता ही नहीं है, एवरी अकेला आता ही नहीं है। आप एवरी पर्सन, एवरी बॉय, एवरी गर्ल ऐसा बोलोगे तो फिर एवरी अकेला नहीं आएगा, तो अकेला नहीं आएगा तो प्रोनाउन कैसे बनेगा? ये तो नाउन के हमेशा साथ आएगा, और जो नाउन के हमेशा साथ आए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। इसीलिए राइट चॉइस एवरी है। इसी स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर पूछता है कौन है जो प्रेपोजिशन नहीं है। अब प्रेपोजिशन क्या करता है? तो इसके आगे आता है नाउन या प्रोनाउन। जैसे आप बोलते हो ऑन द बेंच, तो ऑन के आगे बेंच आया, बेंच नाउन है। फिर बोलते हो फॉर हर, तो फॉर के आगे हर आया, हर प्रोनाउन है। अब देखो ये एल्स जो है, ये एल्स होता है प्रोनाउन। जैसे समथिंग एल्स, नथिंग एल्स, ये किसी नाउन के बदले में आएगा, तो एल्स प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन नहीं है। दन तुलना की बात करता है, ये एडवर्ब है। आउन, आउन के आगे आप कोई नाउन लगा सकते हो, जैसे माई आउन विलेज, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। अब बचा लास्ट में बट। थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी, लेकिन सोच के देखो कि हम बट का इस्तेमाल एक्सेप्ट के अर्थ में करते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है ना को छोड़ करके, जैसे कहेंगे मेरे दोस्त को छोड़ करके सब लोग आए थे, यानी कि एवरीबडी केम एक्सेप्ट माय फ्रेंड। और जहाँ पर एक्सेप्ट माय फ्रेंड बोल रहे हैं वहीं पर बोलेंगे बट माय फ्रेंड, ये एवरीबडी बट माय फ्रेंड केम। तो इस अर्थ में बट काम करता है प्रेपोजिशन का। ये थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश में होता है, या कभी कभी हम स्टैंडर्ड के लिए भी इसको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हो गए पूरे, और फिर भी अगर कोई शक वगैरह हो तो आप एक्स्ट्रा कमेंट कर सकते हैं, फिर से उसका जवाब देंगे। थैंक यू। चलिए अब यहीं पे इसको रोक देते हैं, ये सारा आपका क्लियर कर दिया जाए बस।